हेलो एवरीवन, ओनली पीसेस वन में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा जीएस पॉइंटर में जो हमारा राज्य व्यवस्था की सीरीज चल रहा है, उसमें आज हमारा अगला टॉपिक होगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद। इससे पहले जो भी टॉपिक हो चुका है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो लोग नहीं देखें उसको जाके देखें। तो आज का टॉपिक हमारा होगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अपने पहले प्रश्न पे। तो पहला हमारा है कि भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 300 के अनुसार जो बताया गया है, भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो कानूनी नाम जो है द यूनियन ऑफ इंडिया। क्या नाम है? द यूनियन ऑफ इंडिया। आगे है सही कथन बताना आपको। तो सही कथन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो ये अनिवार्य नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, ठीक। लेकिन बनने के बाद उनको ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन आगे है कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में सही है। तो क्या सही है? तो प्रधानमंत्री जो होते हैं मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्ति होता है। ये आपको ध्यान देना है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। आगे है कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। क्या है? तो केंद्रीय सरकार का। इसका मुख्य है प्रधानमंत्री, तो केंद्रीय सरकार का। आगे है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। किसके बारे में है? तो प्रधानमंत्री के बारे में है। किसके बारे में? उनके दायित्वों के बारे में बताया गया है, तो पीएम के बारे में। नेक्स्ट हमारा है कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं कौन कौन? तो केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं इसमें। कैबिनेट में सिर्फ कौन शामिल होता है? तो केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री जो होते हैं वही शामिल होते हैं। आगे है कि संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ था, तो वह किसमें कहा गया है? तो अनुच्छेद 352 में ही, ठीक। अनुच्छेद 352 में जो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग है सिर्फ एक ही बार हुआ है, बाकी कहीं नहीं है। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको। तो दिया है कि एन गोपालास्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की स्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया था और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया था, ठीक। तो ये जो हमारा प्रशासनिक सुधार 1966 है के आधार पर क्या हुआ था कि 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया था और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन ही रखा गया था। तो हमारा ये जो दूसरा ऑप्शन है यह हमारा दूसरा सही है। नेक्स्ट हमारा है संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है। तो जो शक्ति होती है वास्तविक वह प्रधानमंत्री के पास होती है। किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास। आगे है कि संघ सरकार के संदर्भ में सही कथन क्या है? हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाना है, ठीक है। भारत सरकार के संदर्भ में कौन सा सेंटेंस सही है? तो ये है कि कहने का मतलब है कि हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है, ठीक। आगे है सही कथन बताना आपको। राष्ट्रपति जो होता है भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। भारत सरकार की जो समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयां होती हैं वह राष्ट्रपति के नाम से ही होती हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं हम। आगे हमारा है कि यदि भारत सरकार के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा? तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। यदि भारत का जो प्रधानमंत्री होगा संसद के अगर उच्च सदन के सदस्य होंगे तो वे क्या करेंगे? तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ये आपको ध्यान देना है। आगे है, अच्छा आपको ये बताना है कि अविश्वास प्रस्ताव किस में लाया जाता है, लोकसभा में या राज्यसभा में? कमेंट करके बताइएगा, तब आप ये चीज़ें समझ लेंगे। आगे है कि भारतीय संविधान का प्रावधान जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा जो पदच्युति को विवेचित करता है तो कौन सा करता है? तो आर्टिकल 75।
आर्टिकल 75 क्या करता है, तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताता है और उनके पद के विवेचन के बारे में बताता है। आगे प्रधानमंत्री कार्यालय अस्तित्व में आया था, तो ये जो प्रधानमंत्री कार्यालय का जो शब्द है ये उसका अस्तित्व कब आया था, किस सन में, तो 1977 में। 1977 में। आगे है कि आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो आमतौर पर देखा जाता है लोकसभा का सदस्य होता है। आगे है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है इसका, तो इसका भारत के प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं इसके, ठीक है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत का प्रधानमंत्री, ये आपको ध्यान देना है। आगे है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है, तो उसके भी प्रधान कौन होते हैं, तो पीएम होते हैं। आगे है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या क्या होना चाहिए, तो ये देखते हैं हम। जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक के आवश्यक रूप से सदस्य हों, परंतु उसे जो बताया था हमने 6 माह के अंदर किसी भी सदन में उनको सदस्य हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या होना चाहिए कि वह संसद के दोनों सदनों में से अगर किसी एक का सदस्य नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परंतु वह 6 माह के अंदर ही किसी न किसी एक सदन का अपना सदस्य हो जाना चाहिए, ठीक। आगे है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। हम लोग भी बन सकते हैं इसमें जिस पड़ाव पर चल रहे हैं। आगे है उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। जो उप प्रधानमंत्री का बनते नहीं है सब लोग, मतलब मनाने के लिए कि भैया आप उप प्रधानमंत्री हो गए, तो इसका कोई संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है, ये लोग अपने मनगढ़ंत बना दिए हैं सब। तो ये क्या है, तो संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये ध्यान देना आपको। आगे है कि भारत का प्रधानमंत्री जो है अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। ये आपको ध्यान देना है कि भारत का प्रधानमंत्री जो होगा मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए जो व्यक्तियों का चयन होगा वह पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है उसमें। आगे है कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है, तो कब तक, तो 6 माह तक। आगे है कि भारत की संसद के संबंध में सही कथन क्या है, तो सही है कि संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान किया गया है। तो भारत में संविधान में एक क्या है, तो संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान किया गया है। दूसरा है कि संसद का जो सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, और मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन यानी लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, ठीक है। आगे है कि भारत का प्रधानमंत्री जवाबदेह है, तो किसके प्रति है, तो लोकसभा के प्रति है। प्रधानमंत्री जो होता है जवाबदेह है किसके प्रति, तो लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट हमारा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार बताया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति। आगे है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत सही स्थिति है तो राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें अपने पद पर बने रहने के लिए कहेंगे, ठीक है। यह को ध्यान देना है। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय यह है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए और अपदस्थ मंत्रियों जो हैं नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वहन करेंगे। तो ये किसके ऊपर है, तो राष्ट्रपति के ऊपर है। तो ये सब स्थिति होनी चाहिए, आपको ये ध्यान देना है सब, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अगर त्याग पर दे देगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या क्या सही है, तो राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाने तक उन्हें जो होगा वे अपने पद पर बने रहने के लिए कहेंगे, और जब तक कि वैकल्पिक व्यवस्था कोई यथासंभव चुनाव न हो जाए तब तक वो बने रहेंगे। तो नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वहन करेंगे वो अच्छी तरह से, तो यह आपको ध्यान देना है। सही कथन है संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ये सही है कि जो संघीय मंत्री होते हैं भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो ये जो दोनों सेंटेंस है ये सही है। अगर कोई भी कानून निर्माण हो रहा है उसके प्रस्ताव के बारे में पीएम क्या करेंगे, तो राष्ट्रपति को सूचित करेंगे।
आगे है कि भारतीय संविधान जो है, हमारा भारत का संविधान जो है, स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर पार्टी के रूप में पालन किया जाता है। कौन सा? तो प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो ये चीज़ें मतलब संवैधानिक चीज़ों नहीं उल्लेख किया गया है, ये अपने ऊपर है। आगे है कि भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है, तो क्या रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? तो जैसे जो सरकार में रहेगा वही अपने आप को विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कोशिश करेगा। आगे है, बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा। जब बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत जो वक्तव्य देने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, तो किसकी? तो स्पीकर की। ठीक। आगे है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितना होना चाहिए? तो 50। आगे है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में कौन सा सही कथन है? तो ये दोनों सही जो कथन दिया गया है, क्या दिया है? भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। ये आपको ध्यान देना है कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वह संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव जो होगा वह सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय जो राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, तो विधायिका। ये जो खाली जगह है यहाँ क्या भरा जाएगा? विधायिका। आगे है, वह नेता जो नेहरू की कैबिनेट के पहले गृह मंत्री बाद में रक्षा मंत्री बने थे, तो उनका नाम क्या है? तो कैलाश नाथ काटजू। वह नेता जो नेहरू जी के कैबिनेट में पहले गृह मंत्री थे, बाद में क्या बने? रक्षा मंत्री। उनका नाम क्या है? तो कैलाश नाथ काटजू। आगे है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आपको पता है, उनका नाम है R.K. षणमुखम शेट्टी जी। ये थे भारत के प्रथम क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किए थे, प्रस्तुत किया था? तो 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किए थे। और 1948 में जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था, ये आपको ध्यान देना है। 1948 में जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। आगे है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन थे? तो आपको पता है, B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट हमारा है कि भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है, क्या है? नहीं उल्लेखित है, तो बजट शब्द। बजट शब्द संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया है। आगे है कि भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे, तो देवेगौड़ा साहब थे। अच्छा, ये सब क्रम याद कर लीजिएगा, मिलान के लिए मैच द फॉलोइंग पूछता ही है। आगे है, प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल का सही सुमेल दिया गया आपको। ये 4 ठो अगर 5 ठो ध्यान दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह कब से कब थे? तो 2 दिसंबर 1989 से लेके 1989 से लेके 10 नवंबर 1990 तक, मतलब 1 साल तक थे ये। उसके बाद चंद्रशेखर बने। चंद्रशेखर जी कब तक थे? तो 10 नवंबर से लेके 1990 और 21 जून 1991, यानी 1990 से 1991 तक थे। और SD देवगौड़ा साहब कब थे? तो 1996 से लेके 1997 तक। 1996 से लेके 1997 तक। और इंद्र कुमार गुजराल कब से कब थे? तो 1997 से लेके 1998 तक। और अटल बिहारी वाजपेयी जी कब थे? तो 1998 से लेके 2004 तक। ये आपको ध्यान देना। आगे है, एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे, तो एक से अधिक बार कौन कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, ये कार्यकारी थे, इनको नहीं ध्यान देना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जी, ये सब क्या हैं? तो ये एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट हमारा है कि भारत के प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई थी, तो किसका? जब ताशकंद समझौते के लिए गए थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उनका उसी समय देहांत हुआ था। तो ये भारत के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो देश के बाहर हुए थे, इनका जो मृत्यु हुआ था। आगे है, देवगौड़ा, मोरारजी देसाई, नरसिम्हा राव, चरण सिंह, चंद्रशेखर
में से भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे ये? तो चंद्रशेखर जी। इनको ध्यान देना है आपको कि ये कहीं के मुख्यमंत्री नहीं थे। आगे है कि देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, चंद्रशेखर, मनमोहन सिंह में से कौन से अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो चंद्रशेखर जी। नेक्स्ट हमारा है कि भारत के प्रधानमंत्रियों में अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए थे, तो उनका नाम क्या था? तो चौधरी चरण सिंह। कौन प्रधानमंत्री थे? तो चौधरी चरण सिंह। आगे है भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे, तो वीपी सिंह, वी.आई. चौहान, प्रणब मुखर्जी और आर वेंकट रमण। ये सब क्या थे? भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके थे। ये आपको ध्यान देना है। आगे देखते हैं हम। आगे है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था? तो वीपी नरसिम्हा राव द्वारा। तो ये एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था, तो उस समय प्रधानमंत्री के कौन थे? तो वीपी नरसिम्हा राव के द्वारा लाया गया था ये चीज़ें। नेक्स्ट हमारा है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संबंध में सही कथन है। तो दिया है कि भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, बिल्कुल सही। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी थे ये। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी थे ये तीनों जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, ये हमारा सही है। कथन करण दिया है अगला हमारा कि मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। कारण क्या है? संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो हमारा किंतु जो कथन जो है वह कारण का क्या है? व्याख्या नहीं कर रहा है, मतलब यानी स्पष्टीकरण नहीं है। आगे है फिर कथन कारण में दिया है, तो भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। ठीक, तो बिल्कुल गलत है, ये सिर्फ लोकसभा के प्रति होता है। कारण क्या है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। पर जो हमारा कारण है ये सही है, ये बिल्कुल सही है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य जो होते हैं संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्र हैं। जैसे अश्विनी वैष्णव जी की देख लीजिए आप, एस जयशंकर जी देख लीजिए आप। आगे हमारा है कथन कारण में किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, तो बिल्कुल सही है। इसलिए संविधान में प्रावधान नहीं है उप प्रधानमंत्रियों का, ये लोग अपना कल्चर लाए हैं। कारण क्या है? वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, तो बिल्कुल सही। किंतु जो हमारा आर है वह एक ही व्याख्या नहीं करता है। आगे है कैबिनेट समितियों के संबंध में सही कथन क्या है? तो संविधान में केवल कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। संविधान में जो है कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। आगे है दूसरा, कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है, तो ये जो कथन है ये हमारा भी सही है। और संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है, ये भी सही कथन है कि संविधान में जो हमारा कैबिनेट समितियों का जो उल्लेख है वह नहीं किया गया है। और क्या है दूसरा? दूसरा क्या है? दूसरा है कि कैबिनेट जो समितियां होती हैं प्रधानमंत्री द्वारा समय की ज़रूरत पे किसी परिस्थिति में जो समिति बनाई जाती है तो उसको ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। अगर आवश्यकता रहेगी किसी विशेष परिस्थिति में ही बनाया जाएगा। आगे है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारिक है, तो कौन? तो मंत्रिमंडल सचिव, जिसको कैबिनेट सचिव बोलते हैं हम लोग। आगे हमारा सही कथन बताना है, तो संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये जो हमारा कथन है ये हमारा कथन सही है। कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार के मंत्रियों की जो कुल संख्या होगी उसमें पीएम भी शामिल होंगे, तो लोकसभा के कुल जितने सदस्य होंगे उसका सिर्फ 15% ही आप मंत्री बना सकते हैं। आगे है कि संविधान संशोधनों में जो बताता है कि मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, तो ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बताया गया है? तो 91वें संविधान संशोधन में बताया गया है। ठीक है, किस संविधान संशोधन में बताया गया है? तो 91वें संविधान संशोधन बताया गया है कि जो लोकसभा में मंत्रियों की जो संख्या होगी चाहे वो पीएम को मिला के लोकसभा में कुल सदस्यों का कितना होंगे, तो सिर्फ 15%। आगे है केंद्रीय सरकार के संदर्भ में सही है, तो क्या है? तो 15 अगस्त 1947 को केंद्र में जो मंत्रालयों की संख्या 18 थी। ये ध्यान देना है कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में जो 15 अगस्त 1947 को जो बना था, जब केंद्र का गठन हुआ था बढ़िया से,
अपने सरकार गठन किए थे सब लोग, तो उस समय जो मंत्रालयों की संख्या थी उसमें कितनी थी, तो 18 थी। लेकिन वर्तमान में कितना मंत्रालय हो गए हैं, तो 52। जितना मंत्रालय उतना समझ जाइए आगे। आगे है कि आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है, तो श्वेत पत्र से। जो आधिकारिक दस्तावेज होता है वह भारत से संबंधित होता है, किस, तो श्वेत पत्र से। नेक्स्ट हमारा है, प्रत्येक राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो आर्टिकल जो हमारा 257 है ये बताता है कि जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि जिससे कि संघ की कार्यपालिका है उसके शक्ति के प्रयोग में कोई भी बाधा न हो, न तो उसके कोई प्रभाव पड़े। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 257 में। आगे है कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन आधारित था, तो किस रिपोर्ट में, तो गोपाला स्वामी अयंगर रिपोर्ट पर बताया गया था कि संघीय जो मंत्रिमंडल का पुनर्गठन आधारित था, तो किस पे, तो गोपाल स्वामी अयंगर रिपोर्ट पे। आगे है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली संबंधित है, तो नीति कार्यान्वयन से, नीति या कार्यान्वयन से, जो क्या है, कार्यान्वयन से भारतीय प्रशासन में विभाजन जो प्रणाली है वो रिलेट है। आगे है, जो मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है, तो कौन कौन से कार्य हैं, तो मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना। दूसरा है, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता प्रदान करना। ये सब क्या है, तो मंत्रिमंडल जो सचिवालय के कार्य हैं। ये हमारा है, सही सुमेलित करना है, तो सही सुमेलन बताना है कि जवाहरलाल नेहरू जी जहाँ पे इनका अंतिम संस्कार हुआ था तो उस चीज़ को क्या नाम दिया गया था, तो शांतिवन। लाल बहादुर शास्त्री जी को तो विजय घाट, इंदिरा गांधी जी को शक्ति स्थल के रूप में, और राजीव गांधी जी को वीर भूमि। ठीक, ये स्थल आपको ध्यान देना है जहाँ जहाँ इनका मतलब पार्थिव शरीर को जलाया गया था या तो दफनाया गया है। आगे हमारा है, जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। आगे है, ये करंट क्वेश्चन था, तो जब अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया था तो किसको सौंपा गया था, तो स्मृति ईरानी जी को। आगे है, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का जो पद है उसका सृजन कब किया गया था, तो 1951 में। 1951 में। तो इस प्रकार से हमारा जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का चैप्टर, हमारा टॉपिक जो है समाप्त होता हुआ, और इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा उसको पारी पारी से आपको लाया जाएगा। तो कैसा लगा हमारा ये प्रयास, आपको अच्छा लगा हो तो इसको क्या करना है आपको पता ही है। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।